नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। ये जो वीडियो है वो क्लास 12th आरबीएससी हिंदी मीडियम का है, जिसमें मैं चैप्टर 29 मानव में रासायनिक समन्वय पढ़ा रहा हूँ आपको। आज उस चैप्टर का संभवतः अंतिम वीडियो है। इसके बाद एक क्वेश्चंस का वीडियो आएगा, जिसमें नीट में आए हुए विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मेडिकल परीक्षाओं में बोर्ड के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, तो डिटेल में इसको आज हम पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के साथ पढ़ेंगे, एकदम मज़ा आएगा और कॉमेडी टाइप से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अधिवृक्क ग्रंथि, ओके। चलिए अधिवृक्क ग्रंथि बारे में आपको अगर बता दूं मैं बहुत सारी चीज़ें, तो अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है वो किडनी होती है ना, वृक्क जिसे बोलते हैं, वृक्क के ऊपर की ओर टॉप पर पाई जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वृक्क का स्ट्रक्चर बनाऊं, ये देखिए इसके टॉप पर पाई जाती है। ये यहाँ ये देखिए, ये जो मैं डार्क बना रहा हूँ ना, ये वाला पोर्शन, यही है अधिवृक्क ग्रंथि। मतलब दो किडनी होती है तो दोनों किडनी के ऊपर पाई जाती है। ठीक है ना, तो मतलब अधिवृक्क ग्रंथि की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। तो यही है पहला पॉइंट कि अधिवृक्क ग्रंथि वृक्क के ऊपरी सिरे पर पाई जाती है, टोपी नुमा। समझ गए क्या? टोपी नुमा, टोपी के जैसे, जैसे सर पे टोपी लगाते हैं ना बाबा हम, तो वही है टोपी नुमा संरचना होती है। तो कहाँ होती है? यहाँ पे पहला पॉइंट लिख सकते हैं, वृक्क के अग्र सिरे पर। वृक्क के अग्र सिरे पर, ठीक है। किस नुमा होती है? टोपी नुमा होती है। ओके ओके, सुनो, टोपी नुमा होने के बाद ना, अगर हम इसमें कह सकते हैं कि ये जो ग्रंथि है बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रंथि है, आपको आपके लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि। अगर ये नहीं है तो इसके बगैर जीवन संभव नहीं है। आपको कोई डरा देना तब भी आप हार्ट अटैक से मर जाएंगे अगर ये ग्रंथि ना रहे तो। अभी बताऊंगा कैसे, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया, वृक्क के अग्र सिरे पर टोपी नुमा, हल्के पीले रंग की भी होती है। ठीक है, अब सुनो, वृक्क के बात समझ में आ गया। दूसरा बात करते हैं, देखो अगर ये मैं बात करूँ, इसको अगर जूम करूँ, ये मान लो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, तो ये बाहरी वाला सिरा है। बाहरी वाले सिरे को बोलते हैं अधिवृक्क बलकुट या एड्रिनल। अधिवृक्क को एड्रिनल बोलते हैं इंग्लिश में, बलकुट को कॉर्टेक्स बोलते हैं, और भीतरी वाले सिरे को जो मैंने ऐसे बना दिया उसे बोलते हैं अधिवृक्क मध्यांश। ठीक है, इसे एड्रिनल मेडुला बोलते हैं। इतनी चीज़ समझ पाए कि नहीं? अगर अधिवृक्क का क्रॉस सेक्शन काटें तो अधिवृक्क के बाहरी क्षेत्र जो है उसे अधिवृक्क बलकुट बोलते हैं और अधिवृक्क मध्यांश बोलते हैं। एक ही अधिवृक्क ग्रंथि के अंदर है, अलग अलग मत समझना। मान लो ये अलग हो गई, इसका भी इसी तरीके से होगा। तो 2 अधिवृक्क ग्रंथि हमारे पास। हमेशा याद रखना कि अधिवृक्क ग्रंथि जो है वो 2 हैं। दोनों किडनी के ऊपर टोपी नुमा संरचना होती है, हल्के पीले गाढ़े रंग की। ठीक है, अब इस अधिवृक्क के अंदर जाएंगे तो बेटा देखो, बाहर की ओर जो मान लो ये अधिवृक्क है, तो इसके ये जो बाहर की ओर का इलाका है इसे बोलेंगे क्या? अधिवृक्क बलकुट, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और भीतर की तरफ जो जाएंगे उसे बोलेंगे मध्यांश। मध्यांश मतलब मध्य में, मध्य मतलब सेंटर में, केंद्र की तरफ। ओके, तो समझ गए, इसे बोलते हैं अधिवृक्क मध्यांश। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अधिवृक्क बलकुट क्या है, अधिवृक्क मध्यांश क्या है। अधिवृक्क बलकुट अलग टाइप के हार्मोन स्रावित करता है, अधिवृक्क मध्यांश अलग टाइप के हार्मोन स्रावित करता है। इससे 2 हार्मोन्स निकलते हैं, यहीं पे याद करते हैं। इससे 2 हार्मोन्स निकलता है, एड्रिनेलिन और नॉर एड्रिनेलिन। ये चीज समझ पाए? एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं बेटा इसको। अब सुनो, अधिवृक्क से कई टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं, इसके कई रीजन्स हैं, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे जैसे एल्डोस्टेरॉन, हार्मोन्स की बात करें, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन। ठीक है, सेक्स हार्मोन्स में भी निकलते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स और DHEA एंड्रोजन जिसे बोलते हैं। तो हम आगे डिस्कस करेंगे, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आगे सब चीज़ें याद कराएंगे। ओके, तो मैंने अभी 2 ही पॉइंट बताया आपको कि वृक्क के अग्र सिरे पर टोपी नुमा, दूसरा इसके बाहरी भाग को बलकुट और आंतरिक भाग को मध्यांश कहते हैं। बलकुट अलग टाइप के हार्मोन स्रावित करता है, मध्यांश अलग टाइप के। मध्यांश वाले मैंने आपको हार्मोन्स याद करा दिए, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स।
इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि इनके बगैर लाइफ की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, संभव ही नहीं है। दूसरी समझो, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नीट वाले पूछते हैं, क्या कि अर्धवृक्क मध्यांश की उत्पत्ति किससे होती है? तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, यहां लिखता हूं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है, मीजोडर्म से कौन कौन सी ग्रंथि बनती है और एंडोडर्म से कौन कौन सी ग्रंथि बनती है? तो एक्टोडर्म से मैंने एक ट्रिक याद कराया था, PPAM, पीयूष पीनियल अर्धवृक्क मध्यांश, याद आया, PPAM। मीजोडर्म से भी याद कराया था, AC की आदत है गोलू, AC की आदत है गोलू। तो देखो, अर्धवृक्क मध्यांश, अर्धवृक्क कॉर्टेक्स, मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो अर्धवृक्क मध्यांश किससे बन रहा है? एक्टोडर्म से। तो याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्धवृक्क मध्यांश किससे बनता है? एक्टोडर्म से बनता है। और अर्धवृक्क बलकुट किससे बनता है? मीजोडर्म से बनता है। ये चीज यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। ये चीज आपको, अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप इस चैप्टर का पहला वीडियो देखिए जहां पे मैंने ट्रिक के साथ इसको याद कराया। सभी इंतजामी ग्रंथियों की उत्पत्ति किससे होती है पहले ही याद करा दिया आपको। तो अर्धवृक्क मध्यांश एक्टोडर्म से बनता है, अर्धवृक्क बलकुट जो होता है वो मीजोडर्म से बनता है। बताओ मेरे बच्चा लोग, समझ में आया कि नहीं? इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी तो आगे चले, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद करते हुए आगे चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे बहुत तेजी से चल रहे हैं, बहुत स्लो, 3-3, 4-4 दिन में एक वीडियो आता है, ठीक है ना, और उनको तो याद ही कर ले। तो यहां पे दूसरा पॉइंट लिख दिया कि अर्धवृक्क बलकुट जो होता है वो किससे बनता है? बलकुट मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स, AC, ठीक है, AC की आदत है गोलू, मीजोडर्म, ठीक है। और अर्धवृक्क मध्यांश की बात करूं, अर्धवृक्क मध्यांश बनता है किससे? एक्टोडर्म से। इतनी चीजें क्लियर हुई? बताओ, इतनी चीजें क्लियर हो गई तो आगे चलें, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्या इस ग्रंथि की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? यूस्टैचियस, ठीक है ना, यहां लिख देता हूं, यूस्टैचियस एक ऐसे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? इस ग्रंथि की खोज की। कौन सी इस ग्रंथि की? अर्धवृक्क ग्रंथि की खोज की, ठीक है ना। ओके, देन चौथा पॉइंट याद करते हैं, सुनो। अर्धवृक्क ग्रंथि के दो पार्ट होते हैं, अर्धवृक्क मध्यांश और अर्धवृक्क बलकुट। बाहर की ओर बलकुट, अंदर की ओर मध्यांश। बलकुट के अंदर अगर हम बात करें, बलकुट के अंदर 3 रीजन्स होते हैं, 3 लेयर्स होती हैं। बलकुट की बात कर रहे हैं, बलकुट में 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है ना। चलो देखो, यहां बात करते हैं अर्धवृक्क बलकुट, ठीक है ना। अर्धवृक्क बलकुट के अंदर 3 लेयर होती है, जोना रेटिकुलेरिस, जोना फैसिकुलेटा। पहले 2 नाम याद करेंगे, जोना रेटिकुलेरिस, जोना फैसिकुलेटा। क्लियर हुई क्या क्या? जोना रेटिकुलेरिस, जोना फैसिकुलेटा, ठीक है ना। जोना ग्लोमेरुलेसा, लास्ट क्या होगा? जोना ग्लोमेरुलोसा। अभी भी समझो बात को कि अर्धवृक्क बलकुट में 3 रीजन्स होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेरिस। जब तक याद नहीं होगा आगे नहीं चलेंगे। देखो, ये अर्धवृक्क ग्रंथि हो गई, मानो बाहर की ओर ये हो गया मेरा क्या? अर्धवृक्क कॉर्टेक्स, अंदर की ओर एड्रिनल मेडुला, ये वाला रीजन एड्रिनल मेडुला है। कॉर्टेक्स में 3 तरीके की लेयर, जनन मतलब की लेयर होती है, समझ गए। तो चलो मैं एक लेयर को इस तरीके से दिखा दे रहा हूं, ये है एक लेयर को इस तरीके से दिखा दे रहा हूं और दूसरी लेयर को इस तरीके से दिखा दे रहा हूं, ठीक है। ये तीनों लेयर दिखा रहा हूं। तो सबसे पहली जो लेयर होगी जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है ना, इसे बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलेसा, ठीक है। दूसरी होगी जोना रेटिकुलेरिस, जोना फैसिकुलेटा, GFGRGG ऐसे याद कर सकते हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेरिस, याद हुआ। अब इन तीनों के रीजन से अलग अलग टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा की बात करूं तो यहां से निकलता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स,
ठीक है। जोना फैसिकुलेटा में निकलता है क्या, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। और जोना रेटिकुलरिस से निकलता है सेक्स हार्मोन या लिंग हार्मोन जिसे बोलते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना है, याद तो हुआ नहीं होगा, मुझे भी पता है। देखो सुनो, अभी हमने क्या बात किया कि वृक्क के अग्र सिरे पर ऊपर की ओर टोपीनुमा एक संरचना होती है हल्के पीले रंग की, जिसे बोलते हैं क्या, अधवृक्क। अधवृक्क के बाहरी भाग को बलकुट, आंतरिक भाग को मध्यांश कहते हैं। बलकुट की उत्पत्ति जो होती है मीजोडर्म से होती है, मध्यांश की उत्पत्ति जो होती है इक्टोडर्म से होती है। यूस्टेशियस नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, इनकी डिस्कवरी की थी, खोज किया था। अधवृक्क बलकुट की बात करें तो अधवृक्क बलकुट में क्या होता है कि समझ गए, 3 तरीके की परतें पाई जाती हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरेलोक्वार्टिक्वाइड्स निकलता है। देखो अधवृक्क बलकुट से निकलने वाले सभी हार्मोन्स को सामान्यतः ना कार्टिकॉइड्स कहते हैं, कॉर्टिकॉइड्स, ओके। तो जोना ग्लोमेरुलस से मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, जोना फैसिकुलेटा से ग्लूकोक्वार्टिकॉइड्स और जोना रेटिकुलेरिस से सेक्स हार्मोन्स या लिंग हार्मोन्स का स्राव होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको यह भी बताया कि अधवृक्क मध्यांश से 2 तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं, उन हार्मोन्स का नाम है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। बताओ यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं। अब आगे चलें, चलो नेक्स्ट थोड़ा तेजी से चल रहे हैं और हम आपको डिस्कस करेंगे आगे की ओर जो तेजी से, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है ना। अब हम इसके बाद बात करते हैं क्या 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 हार्मोन्स निकलने वाले हैं, ठीक है। सुनो, और उनका काम क्या है, बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ। अधवृक्क ग्रंथि है, ठीक है, इसमें 2 भाग हैं। बाहर की ओर जो होता है उसे बोलते हैं क्या, अधवृक्क कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स से कंफ्यूज नहीं होना, इसे बलकुट भी कहते हैं हिंदी में, ओके। अंदर की ओर मध्य में मध्यांश, ठीक है, ओके। इसे बोलेंगे क्या, अधवृक्क मध्यांश, अधवृक्क मध्यांश, ओके। अधवृक्क मध्यांश की बात करें तो इसमें 2 हार्मोन्स निकलते हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ओके। अधवृक्क कॉर्टेक्स की बात करें तो इसमें 3 परतें पाई जाती हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेरिस, ओके। तो जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा से निकलता है मिनरेलोक्वार्टिक्वाइड्स, मिनरेलोक्वार्टिक्वाइड्स, ओके। जोना फैसिकुलेटा से निकलता है ग्लूकोकॉर्टिक्वाइड्स, नाम से अभी याद कर लो, बाद में अभी समझा दूंगा, ग्लूकोकॉर्टिक्वाइड्स। और रेटिकुलेरिस से निकलता है लिंग हार्मोन का स्रवण होता है। ये तो एक कैटेगरी है, इनके अंदर हार्मोन्स आएंगे बेटा, ठीक है ना। तो ये लेयर्स हो गई, इन लेयर्स से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनको कलेक्टिवली बोलते हैं मिनरेलोक्वार्टिक्वाइड, क्योंकि ये मिनरल का नियंत्रण करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिक्वाइड्स मतलब ग्लूकोज जैसे चीजों का नियंत्रण करेंगे। लिंग हार्मोन्स मतलब जो क्या करें, जनन जैसी समस्याएं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या जो बाहरी लैंगिक लक्षण है उनको दर्शाते हैं। आपको बताऊं ये इतना खतरनाक हार्मोन्स है, इसमें क्या होता है, लिंग हार्मोन्स में नर और मादा के 2 अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं। अगर मादा का हार्मोन्स नर में स्रावित हो जाए, मतलब स्त्रियों का हार्मोन्स पुरुषों में स्रावित हो जाए, तो पुरुषों के अंदर लड़कियों जैसे कैरेक्टर आ जाते हैं। रहेगा पुरुष ही वो, लेकिन वो ससुरा हो जाएगा, लड़की जैसे कैरेक्टर आ जाएंगे। लेकिन अगर यही पुरुष वाले हार्मोन्स स्त्रियों में निकल जाएं तो लड़कियों के अंदर भी पुरुषों जैसे लक्षण आ जाते हैं, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज भारी होना, ठीक है ना, इन जैसे लक्षण आ जाते हैं। तो उनके रोग होते हैं, उन्हें उन रोग को आगे बोलेंगे। इन्हें एक को बोलते हैं गायनेकोमैस्टिया, एक को बोलते हैं विरिलिज्म। गायनेकोमैस्टिया जो होती है पुरुषों में होता है, किसकी वजह से, लिंग जो स्त्रियों के हार्मोन्स के ज्यादा स्रावित होने से। विरिलिज्म जो होता है वो मादाओं में होता है, महिलाओं में होता है, पुरुष हार्मोन्स के ज्यादा स्रावित होने से। अभी समझाऊंगा आपको, ठीक है ना, बहुत मजा आने वाला है, लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ बस, ओके। चलो नेक्स्ट, अब आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अधवृक्क के 2 भाग, बाहर की ओर अधवृक्क कॉर्टेक्स,
और अंदर की ओर अधवृक मध्यांश। कॉर्टेक्स को बल्कुट बोलते हैं, मध्यांश को मेडुला बोलते हैं, ठीक है। ओके, बल्कुट के तरफ 3 रीजन्स होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलोटा, जोना रेटिकुलेरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरेलो-कॉर्टिकॉइड्स निकलता है। अधवृक कॉर्टेक्स या अधवृक बल्कुट से निकलने वाले सभी हार्मोन्स को ना कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। तो जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरेलो-कॉर्टिकॉइड्स, मिनरल को कंट्रोल करने वाले, ग्लूकोज को कंट्रोल करने वाले और लिंग हार्मोन्स, ठीक है ना। लिंग हार्मोन्स रेटिकुलेरिस से निकलते हैं। और अधवृक मध्यांश से 2 तरीके के हार्मोन्स हैं, एड्रिनल मेडुला से एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ठीक है ना। चलें आगे की ओर कि नहीं, बताइए आप। आपको बता दूं एक चीज, 80 से 90% भाग ये बनाते हैं अधवृक का और 10 से 20% भाग ये बनाते हैं अधवृक का। ये भी आपको याद रखना। नोट्स की बिल्कुल चिंता मत करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ नोट्स दी हुई है, आप क्लिक करो, आपके पास नोट्स आ जाएगी। थोड़ा राइटिंग खराब है लेकिन एडजस्ट कर लेना, एडजस्टेबल है क्योंकि खुद से बनाना पड़ता है, टाइम की बहुत कमी है। ओके, चलो अब हम 1 बाय 1 को डिस्कस करते हैं। जोना फैसिकुलोटा, जोना रेटिकुलेरिस, जोना ग्लोमेरुलोसा। तो 1 बाय 1 को हम डिस्कस करते हैं। सुनो, जोना सबसे पहला, तो अब मैं यहाँ डायरेक्टली बात कर ले रहा हूँ कि पहला हार्मोन्स जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। इसका नाम आप पढ़ चुके हैं, जब मैंने आपको रेनिन एंजियोटेंसिन पथवे पढ़ाया था तो वहाँ पे बता दिया था एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। सुनो, एल्डोस्टेरॉन निकलता है जोना ग्लोमेरुलोसा से, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन निकलता है जोना ग्लोमेरुलोसा से, मतलब इसको मैंने क्या बोला था, मिनरेलो-कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। मिनरेलो-कॉर्टिकॉइड्स, जोना ग्लोमेरुलोसा से क्या निकलता था, मिनरेलो-कॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलो-कॉर्टिकॉइड्स में एक हार्मोन्स क्या है, एल्डोस्टेरॉन। तो यहाँ डायरेक्ट मैं हार्मोन्स की बात कर रहा हूँ, अधवृक बल्कुट से निकलने वाले हार्मोन्स। तो अधवृक बल्कुट से निकलने वाले एक हार्मोन्स है, उसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। बताओ इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं। अधवृक कॉर्टेक्स जिसे बोलते हैं अधवृक बल्कुट, यहां लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। अधवृक बल्कुट से निकलने वाले हार्मोन्स, ठीक है। ओके, तो पहला हार्मोन्स है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जोना ग्लोमेरुलोसा से निकलता है, मिनरेलो-कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो सुनो, ये हार्मोन्स करते क्या हैं, सोडियम जो होता है ना, इसके अवशोषण को बढ़ाते हैं। पहले ही बता चुका हूं ये चीजें, सोडियम के अवशोषण को बढ़ाते हैं और पोटेशियम के उत्सर्जन को बढ़ाते हैं। बताओ इतनी चीजें क्लियर हुई कि ये हार्मोन्स क्या करते हैं, सोडियम के अवशोषण को बढ़ाते हैं और पोटेशियम के उत्सर्जन को बढ़ाते हैं। मतलब समझो बेटा, उसी समय बताया था किडनी ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। ये किडनी हो गई, एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये किडनी ट्यूब्यूल, इनको बोलते हैं ना किडनी ट्यूब्यूल्स। ये जो पार्ट होते हैं, ये इतने जो पार्ट है, इन्हें बोलते हैं किडनी ट्यूब्यूल्स। इन्हीं में अवशोषण करते हैं। तो मतलब जो ब्लड आता है फिल्टर होता है, फिर ब्लड क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। तो ब्लड के अंदर बहुत सारे कंटेंट होते हैं, तो यहाँ से जो ब्लड के अंदर फिल्टर होकर सोडियम गया था ना, उसको अवशोषित कर लेते हैं। मतलब ब्लड के अंदर सोडियम को बढ़ाते हैं और ब्लड के अंदर अगर पोटेशियम है तो उसको बाहर निकालते हैं। सोडियम क्या, क्लोरीन को भी साथ साथ अवशोषित करते हैं। तो मतलब एल्डोस्टेरॉन का काम क्या है, सोडियम और क्लोरीन को अवशोषित करना। कहाँ से, वृक्क की नलिकाओं से, ओके। और पोटेशियम के आयंस को उत्सर्जित करना, बाहर निकालना, ठीक है ना। तो यही काम, इसीलिए देखो मिनरल्स हैं, इसीलिए बोला जाता है मिनरेलो-कॉर्टिकॉइड्स। तो एल्डोस्टेरॉन का काम याद कर लीजिए, एल्डोस्टेरॉन सोडियम और क्लोरीन के आयन का अवशोषण और पुनः अवशोषण करता है, लेकिन पोटेशियम आयन को क्या करता है, बाहर निकालता है, उत्सर्जित करता है। बेटा सोचो एक बार कि अगर एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन कम हो जाए
तो सोडियम तो बाहर निकल जाएगा, या ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा सोडियम ब्लड के अंदर जाएगा। ज़्यादा सोडियम जब ब्लड के अंदर होगा तो ब्लड प्रेशर को तो बढ़ा देगा वो। जब ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा तो क्या होगा, जगह जगह के क्या निकल जाएंगे, सूज जाएगी चीज़ें। और पोटेशियम आयन को तो निकाल देगा, पूरी तरीके से बाहर निकाल देगा। तो तंत्रिकाओं में जो मसल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है वो बिगड़ जाएगा, लकवा मार जाएगा। अभी डिजीजेस में पढ़ेंगे कैसे, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ गए। आपको काम ही याद करना है कि एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, सोडियम और क्लोरीन आयन का अवशोषण करता है, मतलब खींचता है, ब्लड में डालता है कि ऐसा ना हो शरीर से बाहर निकल जाए। लेकिन पोटेशियम आयन को क्या करता है, चलो भाग बेटा भाग, तू निकल निकल निकल, तो उसको क्या करता है कि चलो निकालो, भागो इसको, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, बोलेगा एल्डोस्टेरॉन। सोचो अगर ब्लड के अंदर सोडियम और पोटेशियम और क्लोरीन आयन है, ठीक है ना, एल्डोस्टेरॉन निकला, बोला ये मेरा दोस्त है, सोडियम और क्लोरीन मेरा दोस्त है, आ जाओ तुम आ जाओ, तुमको अवशोषित कर देंगे, तुमको बाहर नहीं जाने देंगे शरीर से। और पोटेशियम को क्या बोलेगा, तू भाग, तू साले, तू मेरा दुश्मन है, तू कुछ किसी काम का नहीं, चल उत्सर्जित हो जा, निकल जा बाहर, ठीक है। तो बॉडी से उसको बाहर निकाल देंगे। तो ऐसे याद कर सकते हैं, एल्डोस्टेरॉन सोडियम और क्लोरीन को क्या करता है, अवशोषित कर रहा है, और पोटेशियम को उत्सर्जित कर रहा है। बताओ समझ में आ गया ना इतनी चीज़ें, ठीक है। आगे चले। अब सुनो एक चीज और, एल्डोस्टेरॉन ना तो पीयूष के द्वारा नियंत्रित होता है, ना ही हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। तो हम किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो मैंने आपको उसी दिन बता दिया था, रेनिन एंजियोटेंसिन पथवे से नियंत्रित होता है। तो याद रखना, रेनिन एंजियोटेंसिन इसको नियंत्रित करता है। रेनिन और एंजियोटेंसिन दोनों अलग अलग एंजाइम्स है, ठीक है ना, एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है ना। तो ये बाद में हार्मोन्स बन जाता है। तो रेनिन एंजियोटेंसिन पथवे बोलते हैं कंप्लीट इसको, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाओ, वहाँ देखो, मैंने इसको बहुत डिटेल में समझा दिया, ये सब चीज़ें वहीं बता दी थी। लेकिन आज यहाँ पे मैं आपको, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। और कभी भी याद रखना कि एल्डोस्टेरॉन का जो यहाँ क्वेश्चन नीट से यहाँ से पुटअप हो सकता है क्वेश्चन नीट के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं बेटा नीट के लिए, कि एल्डोस्टेरॉन का नियंत्रण किससे होता है। तो एल्डोस्टेरॉन का रेनिन एंजियोटेंसिन पथवे से होता है, ना कि हाइपोथैलेमस से होता है, ना तो पीयूष से होता है। इसीलिए ये स्पेसिफिक है। बाकी सब तो पीयूष नियंत्रित कर रहा है, बाकी सबको हाइपोथैलेमस नियंत्रित कर रहा है, तो इसको कौन करेगा, इसको तो रेनिन और एंजियोटेंसिन करता है, ठीक है ना। चले आगे की ओर। ओके, नेक्स्ट दूसरा बात करते हैं। अब दूसरा ये हो गया क्या, किसके लिए, जोना ग्लोमेरुलोसा के लिए। अब जोना फेसिकुलेटा की बात करें, ठीक है। जोना फेसिकुलेटा से निकलता है कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोन, ठीक है, दो हार्मोन्स, कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिसोल, SOL, सोल और कॉर्टिसोन, ठीक है ना। तो याद हो, बताओ, जोना फेसिकुलेटा से दो हार्मोन्स निकलते हैं, कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई नहीं, इसको इरेज करते हैं। कोई पूरा कचरा जो समझ में आ रहा है वो समझ में आ जाए अच्छे से। चलो इरेज करते हैं एक बार इसको, फिर ताकि आपको ये जो पूरा एकदम कन्फ्यूजन हो रहा है वो बहुत अच्छे से हम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। सुनो देखो, सबसे पहले अधबृक बलकुट से निकलने वाले हार्मोन्स की बात किया मैंने। तो सबसे पहला नाम मैंने बताया क्या, सबसे पहला मैंने बताया कि जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। जोना ग्लोमेरुलोसा से क्या निकलता था, एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन, ओके। एल्डोस्टेरॉन क्या करता था, सोडियम आयन क्लोरीन आयन के अवशोषण करता था, ओके, और पोटेशियम आयन को बाहर निकालता था, मतलब उत्सर्जित करता था। और ये कंट्रोल होते थे किससे, रेनिन, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, रेनिन एंजियोटेंसिन से, ठीक है। दूसरा बात करें, अब हम बात कर रहे थे जोना फेसिकुलेटा, ठीक है, ये दूसरी लेयर थी किसकी, बलकुट की। अब इससे निकलता है दो हार्मोन्स, कॉर्टिसोल और कार्टिसोन। याद रखना, कॉर्टिसोल और कार्टिसोन, सोन और सोल है, ठीक है ना। अब देखो इनके कार्य क्या क्या है बेटा, याद रखो। सबसे पहला चीज, ये ACTH मतलब क्या होता है, एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स, इस हार्मोन से नियंत्रित होते हैं, ओके। ध्यान रखना बार बार, किससे नियंत्रित होते हैं, ACTH से। ACTH निकलता किससे है, पीयूष से निकलता है,
अब क्लियर हुई? मतलब जोना ग्लोमेरुलसा के जो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन से वो तो रेनिन एंजियोटेंसिन से कंट्रोल होते थे, लेकिन जोना फैसिकुलेटा के कार्टिसोल और कार्टिसोन हार्मोन्स एसीटीएस से नियंत्रित होते हैं। पहला पॉइंट ये बताना भूल गया था, इसीलिए मैं मिटा के दोबारा से बता रहा हूं आपको। दूसरा काम क्या है कि ये वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और, ठीक है ना, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रित करते हैं, उपापचय को नियंत्रित करते हैं। यहां देखता हूं, ठीक है ना, मतलब देखो वसा का पाचन किसमें होता है? वसी अम्ल में होता है, ठीक है, और प्रोटीन का पाचन होता है किसमें? अमीनो अम्ल में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है ग्लूकोज में, ठीक है ना। तो ये तीनों चीजें ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और वसी अम्ल के लेवल को बढ़ाते हैं किसमें? ब्लड में, ठीक है ना। सिंपल सी बात है बेटा। सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया क्या कि एसीटीएच के द्वारा नियंत्रित होते हैं, एसीटीएच जो निकलता है वो पीयूष से निकलता है। दूसरा मैंने बताया वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। मतलब वसी अम्ल, अमीनो अम्ल और ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में बढ़ाते हैं। तीसरा काम की बात करते हैं, सुनो, तीसरा काम की बात करें क्या कि यकृत में क्या करेंगे? ये ग्लाइको, क्या लिख रहा हूं, ठीक है ना, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाते हैं, यकृत में काम कराते हैं, ठीक है ना। अगर ये प्रोसेस आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाइए जहां पे मैंने अग्नाशय पढ़ाया, वहां पे डिटेल में समझाया इसको। यकृत में ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस और एक चीज और यूरिकोजेनेसिस या यूरियोजेनेसिस को भी बढ़ाते हैं। तो तीन काम करते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस और यूरियोजेनेसिस को बढ़ाते हैं, ठीक है। चौथा काम की बात करें, ये क्या करते हैं? सुनो, सिंपल सी बात, ये प्रतिरक्षी निषेधात्मक, ठीक है ना। मतलब इम्यून सप्रेसिव, देखो इस चीज को समझ लोगे तो मजा आ जाएगा। सुनो, इम्यून सप्रेसिव का मतलब क्या होता है? सुनो, ये क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम को कम करते हैं। मतलब जब यकृत कहीं पे इन्फेक्शन होता है, यकृत वगैरह में इन्फेक्शन हो जाती है, इम्यून सिस्टम को कम कर देते हैं। या एक चीज ऐसे समझो, जब अंग का प्रत्यारोपण किया जाता है, ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, तो ये इसको कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन हार्मोन्स को बॉडी में डाला जाता है ताकि वो प्रतिरक्षा तंत्र के लेवल को कम करे, मतलब इम्यून सिस्टम को कम कर दे, तो रिजेक्शन के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ नहीं आ रहा है। सुनो, कभी भी कोई भी शरीर अपने शरीर के अंगों के अलावा दूसरे अंगों को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि बॉडी के अंदर एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है। वो तंत्र क्या करेगा? उसको हटाएगा, उसको खत्म करेगा, उसके शरीर की कोशिकाओं को मारेगा। जैसे सपोज दैट, मान लो इस चेहरे पर किसी को एसिड अटैक हो जाता है, किसी को या कोई जलन होगी, आग से जल गया कहीं पर, या किसी चीज़ में एक्सीडेंट हो गया, चेहरा खराब हो गया है, तो क्या करते हैं? यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं। तो डॉक्टर्स हमेशा ट्राई करते हैं कि उसके शरीर का ही मांस कहीं का काट कर यहाँ लगाया जाए। तो क्या करते हैं कि जांघ का मांस काट के यहाँ लगा देते हैं, या कोई दूसरे कोई डोनर है, कोई मान लो दे रहा है, तो उसके रिलेटिव्स हों, उसके रिश्तेदार हों, उसके माँ बाप हों, उसके चाचा चाची हों, ऐसे हों, तो उनके ऑर्गन, क्योंकि बॉडी जो है ना अपने जैसे ऑर्गन को स्वीकार करेगा, दूसरे के ऑर्गन को स्वीकार नहीं करेगा। तो लेकिन जब ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तो बॉडी की चांसेस होते हैं कि इसको रिजेक्ट कर दे, यहाँ कैंसर कर सकता है, सड़न पैदा कर सकता है, क्योंकि बॉडी अपने जैसी कोशिकाओं को स्वीकार करेगा। तो क्या होता है कि सड़न करने वाला कौन है? प्रतिरक्षा तंत्र है। तो जब इस हार्मोन्स के लेवल को बढ़ा देंगे ना बॉडी में, तो प्रतिरक्षी को कम कर देंगे, एंटीबॉडी बनाने वाली टेंडेंसी को कम कर देंगे। ऑर्गन प्लांटेशन फिर क्या होगा? धीरे धीरे वो दोस्त की तरह उसको लगता है। जब लड़ने वाले ही नहीं होंगे तो किसी को लाके शामिल कर दो, आपको पता ही नहीं चलेगा। सपोज दैट ऐसे कि कहानी की तरह समझो कि घर में है, ठीक है ना, दो बंदे ऐसे हैं जो बहुत एक्टिव हैं, वो जानते हैं घर में कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कोई आ रहा है तो उससे किससे लड़के मार के भगाना है, किसको क्या करना है, सिंपल सी बात है। अब घर वालों ने एक प्लान सोचा कि इन दोनों को मैं बैठा देता हूँ, इन दोनों को कम कर देता हूँ, कमरे में बंद कर देता हूँ, या इन दोनों को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना, या बेहोश कर देते हैं उन दोनों को। अब दूसरी चीज़, हम किसी दो दोस्त को नए लेको आते हैं। अगर दो दोस्त तभी नए आ सकते हैं जब ये दोनों ना रहें, जो अपने घर के मेंबर हैं, प्रतिरक्षी जिन्हें कह रहे हैं। अब दो दोस्तों को लेके आया तो इन दोनों को सुलाना पड़ेगा, बेहोश कर दिया, फिर धीरे धीरे 1 घंटे होश में लाते हैं ताकि पता चले कि हाँ ये दोस्त हैं, मिलते रहें, ठीक है ना, क्योंकि अगर वो होश में आए तो इसको
किल कर देंगे, इसको मार देंगे, ठीक है ना। तो वो धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएगा। फिर जब वो 8-10 दिन 5 दिन लोग 1-2 घंटे देख रहे हैं ना, तो उनको लगेगा हाँ ये दोस्त हैं, घर के मेंबर हैं, ठीक है। उसी तरीके से बॉडी के अंदर भी होता है। बॉडी को बेवकूफ़ बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं? प्रतिरक्षी को कम करके, इम्यून सिस्टम को डाउन करके। डाउनवा कौन करता है? डाउन करते हैं कार्टिसोल और कार्टिसोन हार्मोन। ये निकलते किससे हैं? जोना फेसिकुलेटर लेयर से। ये कहाँ पाया जाता है? आधवृक्क बलकुट में। इतनी चीजें क्लियर हुई। 5वें की बात करें, ठीक है ना, तो यहां लिख सकते हैं अंगों के प्रत्यारोपण में काम का आते हैं। अंगों के प्रत्यारोपण, देखो यहां देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सुनने से समझ में आएगा, क्योंकि मैं इतना गंदा लिखता ही हूं, ठीक है ना। अंगों के प्रत्यारोपण में काम, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, 5वां काम बताते हैं। ये प्रदाह क्रियाएं जो होती हैं, एलर्जी क्रियाओं में भाग लेते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रदाह क्रियाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस करते हैं, ठीक है ना। ओके। और एक चीज़ मेन काम है, डेंजर के बाद, किसी भी भयानक स्थिति के बाद बॉडी को नॉर्मल में लाते हैं। जैसे आप जा रहे अचानक ट्रक आ जाए सामने, ठीक है, आप बच जाओगे, लेकिन आपकी हार्ट बीट सोचो कितनी होगी, दिल चौगुना धड़कता रहेगा, पसीना आता रहेगा, आंखें ऐसी बड़ी सी हो जाएंगी। तो उस कंडीशन में दोबारा बॉडी नॉर्मल में आती है ना 2-4-5 मिनट में, तो लाने वाला कौन है? वो लाने वाला कौन है? कार्टिसोल और कार्टिसोन। इतने काम हैं इसके। बस नीट में क्वेश्चन कहाँ से आता है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हेल्प करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? कार्टिसोल और कार्टिसोन, ठीक है। शरीर में डेंजर के बाद पुरानी स्थिति में लाने वाला हार्मोन्स कौन है? कार्टिसोल और कार्टिसोन। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रदाह क्रियाओं में भाग लेने वाला कार्टिसोल और कार्टिसोन, ठीक है ना। क्लियर है चीजें, इसीलिए इसका नाम लिखा गया है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं बेटा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा। ये हो गया, तो 8-10 काम समझ में आ गया। क्या है पहला? देखो, जोना फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं। इसके अंदर 2 हार्मोन्स आते हैं, कार्टिसोल और कार्टिसोन। कार्टिसोल और कार्टिसोन हार्मोन्स एसीटीएस से नियंत्रित होते हैं। एसीटीएस निकलता है पीयूष ग्रंथि से, अग्र पीयूष से, ठीक है ना। दूसरा, पहला ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा के नियंत्रण, उपापचय के नियंत्रित करते हैं, मतलब वसीय अम्ल, ग्लूकोज और अमीनो अम्ल को ब्लड में बढ़ाते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं कि ये यकृत में ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस और यूरियोजेनेसिस को बढ़ाते हैं। तीसरा काम क्या करते हैं? ये प्रतिरक्षी निषेधात्मक होते हैं, मतलब इम्यून सप्रेसिव, इम्यून को कम करते हैं, जिसमें प्रत्यारोपण में भाग ले सकते हैं। प्रदाह क्रियाओं को भी नियंत्रित करते हैं। क्लियर हुई चीजें इतनी? बस यही चीज आपको बताना था, ठीक है। डेंजर के बाद एक चीज बताया नहीं, डेंजर के बाद ये क्या करते हैं? ये शरीर को पुरानी अवस्था में लाते हैं। चलो अब थोड़ा प्रयास करूंगा कि साफ साफ लिखूं। सुनो, अब तीसरा भाग देख लेते हैं। जोना, मैंने साफ साफ बोला है तो साफ साफ लिखूंगा, जोना रेटिकुलेरिस, जोना रेटिकुलेरिस, ठीक है। ओके, इससे निकलता है सेक्स हार्मोन, हिंदी में बोलते हैं इसे लिंग हार्मोन। नोट्स में सब लिखा हुआ बेटा, पढ़ना है बस आपको, ठीक है। 3 तरीके के होते हैं। नर में निकलने वाले को कलेक्टिवली बोलते हैं एंड्रोजन, ठीक है। मादा में निकलने वाले को बोलते हैं एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, या यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने ये भी बता दिया प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन क्या है, सब पढ़ा चुका हूँ आपको। एंड्रोजन का अगर एक एग्जाम्पल लिखा जाए तो DHEA, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, नीट में आ चुका है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। नर में एंड्रोजन नर के कलेक्टिवली जो नर हार्मोन्स होते हैं उनको एंड्रोजन्स बोलते हैं। एंड्रोजन का एक एग्जाम्पल है DHEA, डाई हाइड्रो इपी एंड्रोस्टेरॉन, डाईहाइड्रोइपी एंड्रोस्टेरॉन, ठीक है ना। मादा में निकलने वाले जो हार्मोन्स है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, बस यही है। इनके काम आपको सब बता चुका हूं क्या है। ये लैंगिक लक्षण को बढ़ाते हैं, ठीक है। नर तथा जो जननांग है, नर तथा मादा दोनों के, उनको विकसित करते हैं,
ठीक है, ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ इनकी कमी या इनकी अधिकता से क्या होगा, 2 रोग मैंने बताए थे। यदि मादा में, ध्यान समझो, यदि मादा में नर हार्मोन्स ज़्यादा निकलें, देखो ये अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। नर में केवल एंड्रोजन निकलेगा, मादा में एस्ट्रोजन निकलेंगे ज़्यादा। अगर नर में, ये नर है, नर में अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा, क्योंकि ये ग्लैंड तो है ही है ना, नर में अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा निकल जाए या मादा में नर हार्मोन्स ज़्यादा निकलेगा तो क्या होगा, मादा में पुरुषों के लक्षण आ जाएंगे। ठीक है ना, मादा में पुरुषों के लक्षण आ जाएंगे तो इस रोग को बोलते हैं विरिलिज्म। विरिलिज्म, यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ, विरिलिज्म मतलब महिलाओं में दाढ़ी मोछ आने लगेगी, आवाज़ भारी हो जाएगी, पूरे शरीर पर बाल हो जाएंगे, ये चीज़ें। दूसरा यही कंडीशन, यदि नर में मादा हार्मोन्स ज़्यादा निकले, मादा हार्मोन्स ज़्यादा निकले, ठीक है, तो क्या होगा, नर में ना मादा के लक्षण आने लगते हैं, मतलब स्त्रियों के लक्षण आने लगते हैं। जैसे क्या होना, स्तन आना, आवाज़ पतली होना, ठीक है ना, ओके, और पूरा मतलब लड़कियों जैसे उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। देखो कितना गंदा काम कर रहा है ससुराई, बताओ, इसको कोई काम है नहीं है। अगर ये दिक्कत हो गई तो अपने पुरुषार्थ को भी नष्ट कर देगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। यदि मादा में नर हार्मोन्स निकले, सुन बेटा सुन, विरिलिज्म और गायनेकोमैस्टिया, इस रोग को बोलते हैं क्या, गायनेकोमास्टिया। ठीक है, गायनेकोमास्टिया। अब ये देखो, ये नर हार्मोन्स है, ये मादा हार्मोन्स है, ये नर है, ये मादा है। नर के अंदर अगर मादा हार्मोन्स ज़्यादा निकल जाए तो नर के अंदर स्त्रियों के कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, स्तन आ जाएगा, दाढ़ी मूछ नहीं, आवाज़ पतली हो जाएगी, उसके जो नखरे हैं वो लड़कियों जैसे हो जाएंगे। दूसरा, अगर स्त्रियों के अंदर नर हार्मोन्स ज़्यादा निकले तो स्त्रियों का जो व्यवहार है वो पुरुषों जैसा हो जाए, उसके दाढ़ी मूछ आने लगेगी, पूरे शरीर पर बाल हो जाएंगे, आवाज़ भारी हो जाएगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो सुनो, इसे बोलते हैं गायनेकोमैस्टिया। क्लियर हुई। तो अगर नर में मादा के लक्षण विकसित हो रहे हैं तो उस रोग को गायनेकोमैस्टिया कहते हैं। अगर मादा में नर जैसे लक्षण दिख रहे हैं या स्त्रियों में पुरुषों के लक्षण आ रहे हैं तो उसे बोलते हैं विरिलिज्म। इस रोग को बोलते हैं विरिलिज्म, ठीक है ना। चलो अब हम आगे चलते हैं। तो इस चीज़ को दोबारा से समझ लो, जोना रेटिकुलेरिस से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं कलेक्टिवली उसे लिंग हार्मोन्स बोलते हैं। 2 तरीके के हार्मोन्स होते हैं, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। एंड्रोजन नर हार्मोन्स होता है, एस्ट्रोजन मादा हार्मोन्स होता है। प्रोजेस्टेरॉन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। एंड्रोजन का एक एग्जाम्पल है DHEA, डाईहाइड्रोइपी एंड्रोस्टेरॉन। बोलो, डाईहाइड्रोइपी एंड्रोस्टेरॉन। यही सबसे ज़्यादा काम करता है। अगर पुरुषों के अंदर एस्ट्रोजन ज़्यादा निकल जाए तो पुरुषों का पुरुषार्थ खत्म हो जाता है, मतलब उनमें मादाओं के लक्षण, स्त्रियों के लक्षण विकसित हो जाते हैं। स्तन आना, आवाज़ का पतला होना, दाढ़ी मूछें खत्म हो जाना, लड़कियों जैसे व्यवहार करना, उस रोग को बोलते हैं गायनेकोमैस्टिया। ओके, यदि मादा में नर हार्मोन ज़्यादा निकल जाए तो महिलाएं पुरुष में परिवर्तित हो जाती नहीं होती हैं, पुरुष के जैसे लक्षण हो जाते हैं उनके, जैसे आवाज़ भारी होना, दाढ़ी मूछ आना, पूरे शरीर पर बाल आना, ये एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें, ठीक है। इस रोग को बोलते हैं विरिलिज्म। बस यही याद रखना है। समझ गए क्या? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से अधिवृक्क बलगुट से निकलने वाले सारे हार्मोन्स हो गए। क्या क्या हार्मोन्स हैं देखो, मैं बार बार एक बार रीकैप दे देता हूँ, समझें, नहीं तो आप कंफ्यूज होके एकदम पगला जाएंगे। देखो ट्राई करो यही याद करने के लिए। देखो सबसे पहले थोड़ा 2 बार रिवाइज करने का मतलब है, मैं चाहता हूँ आपको क्लास में ही याद हो जाए। अधिवृक्क कॉर्टेक्स, ठीक है, अधिवृक्क कॉर्टेक्स को बलकुट भी बोलते हैं, ठीक है। 3 तरीके की चीज़ें बार बार बोल रहा हूँ, जोना ग्लोमेरुलोसा, याद करो मेरे साथ, जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, जोना फेसिक्युलेटा, जोना रेटिकुलेरिस, ठीक है। अब देखो जोना फ्लोरेसेस से निकलने वाले हार्मोन्स को बोलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। निकलता क्या है, एल्डोस्टेरॉन,
काम क्या करता है? एल्डोस्टेरॉन का दोस्त क्या है? सोडियम और क्लोरीन, और इसका दुश्मन क्या है? पोटेशियम आयन। मतलब इसको क्या करेगा? अवशोषित करेगा। अवशोषण को बढ़ाएगा, कहाँ बढ़ाएगा? ब्लड में, और इसके उत्सर्जन को बढ़ाएगा, ठीक है ना। मतलब एल्डोस्टेरॉन करेगा कि सोडियम और क्लोरीन आओ आओ घर में आओ, पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए इनको, इनको रखो, ये मेरे दोस्त हैं, ठीक है। पोटेशियम को क्या करेगा? ये साला हमारा दुश्मन है, इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, फटाफट निकालो इसको बाहर। तो यही काम होता है एल्डोस्टेरॉन का। दूसरा, जोना फेसिकुलेटर से निकलने वाले हार्मोन्स को बोलते हैं क्या? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। देखो पहली बार पढ़ रहे हो ना, नाम से इसलिए आपको याद नहीं होगा, कॉर्टिकॉइड्स। ओके, इनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं कार्टिसोन और कॉर्टिसोल, कार्टिसोन और कार्टिसोल। ओके, कार्टिसोन और कार्टिसोल का काम क्या है? अब एक चीज तो बताना ही भूल गया, एल्डोस्टेरॉन नियंत्रित किससे होता है? रेनिन एंजियोटेंसिन से, ठीक है, यही नियंत्रित करेगा इसको। कार्टिसोल नियंत्रित होता है एसीटीएस से, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स। काम का क्या करते हैं? फटाफट रिवाइज कर देते हैं। ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स के उपापचय को नियंत्रित करते हैं। ब्लड में ग्लूकोज, वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल को बढ़ाते हैं। प्रदाह अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। प्रतिरक्षी निषेधात्मक होते हैं, कम करते हैं प्रतिरक्षी क्रियाओं को ताकि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भाग ले सके। समझ गए बात को? और क्या करते हैं? ये जो हार्मोन्स एसीटीएस से नियंत्रित होते हैं, अंगों के प्रत्यारोपण में बताई दिया, तो यही मेजर काम होते हैं। यकृत में ग्लूकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस और यूरियोजेनेसिस को बढ़ाते हैं। याद रखना ये चीज़। यूरियोजेनेसिस मतलब होता है यूरिया का निर्माण करना, जेनेसिस मतलब निर्माण, यूरिया का, ठीक है ना। ओके, जोना रेटिकुलेरिस से निकलने वाले हार्मोन्स को लिंग हार्मोन्स कहते हैं। इसमें दो हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन जो फीमेल में निकलता है और एंड्रोजन जो निकलता है वो मेल में निकलता है। एंड्रोजन का एक एग्जांपल है DHEA, एस्ट्रोजन का एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, ठीक है ना। आप प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों को कलेक्टिवली लिख सकते हो। DHEA का फुल फॉर्म होता है डाईहाइड्रोएपिएंडेस्टेरॉन। ओके, देन हम बात करें विरिलिज्म, एक रोग है विरिलिज्म, दूसरा रोग है गाइनेकोमेस्टिया। बाद में भी आएगा लेकिन अभी यहाँ समझा दे रहा हूँ, वहाँ नहीं बताऊँगा। विरिलिज्म मतलब होता है क्या कि जब महिलाओं में पुरुषों के लक्षण आ जाएं, नर हार्मोन्स ज़्यादा निकलने की वजह से, तो उसे विरिलिज्म कहते हैं। गाइनेकोमेस्टिया में क्या होता है? जब नर में महिलाओं के लक्षण आ जाते हैं तो उसे बोलते हैं क्या? गाइनेकोमेस्टिया, ठीक है। ये हो गया। बताओ, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे। इससे होने वाले अल्प और अधिक श्रवण से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? अब हम अधवृक्क कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन्स की कमी और उनकी अधिकता से होने वाले रोग समझेंगे। सुनो, देखो होता क्या है, 5-6 प्रकार के रोग हैं। सबसे पहला कॉन्स रोग, एडीमा, कुशिंग रोग, विरिलिज्म, गाइनेकोमेस्टिया और एडिशन। 6 टाइप के रोग हैं जो हम अधवृक्क कॉर्टेक्स की कमी से या अधिकता से निकलने वाले हार्मोन्स है। कमी से तो केवल एक हार्मोन्स है एडिशन रोग, और बाकी सब अधिकता से निकलते हैं। तो सबसे पहले क्या है? कॉन्स रोग, ठीक है ना। कॉन्स रोग की बात करें तो ये एल्डोस्टेरॉन के लेवल के बढ़ने से, एल्डोस्टेरॉन नॉर्मल से ज़्यादा निकलेगा तो सोडियम आयन ब्लड में बढ़ेंगे। सिंपल सी बात समझो, जब सोडियम आयन ब्लड में बढ़ेंगे तो क्या होगा? सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। पहला काम समझ पाए कि जब, सुनो सिंपल सी बात, ब्लड के अंदर क्या बढ़ रहा है? सोडियम और पोटेशियम एक नेचुरल लेवल पे काम करते हैं, लेकिन जब एल्डोस्टेरॉन तब निकलेगा जब सोडियम की कमी हो और पोटेशियम ज़्यादा हो जाए। तो सोडियम को क्या करेगा? अवशोषित करेगा, पोटेशियम को बाहर निकालेगा शरीर से, यही तो करेगा काम। तो अब क्या होगा? जब इसकी ज़्यादा स्रावित हो जाते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा स्रावित होना, ठीक है ना, जब नॉर्मल से ज़्यादा स्रावित हो जाते हैं, सोडियम और पोटेशियम के बीच में क्या हो जाता है? संतुलन बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से मांसपेशियों में अकड़न हो जाती है। इसी रोग को बोलते हैं कॉन्स रोग। समझ पाए? इसी से मिलता जुलता है एडिशन। उसमें भी क्या होता है? एल्डोस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। जब अत्यधिक ज़्यादा लेवल हो जाएगा तो सोडियम आयन की ब्लड में क्या होगी? बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी। अब जब कभी भी सोडियम ब्लड में बढ़ेगा, इस असुरा ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। जब ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा? जगह जगह पे शरीर फूल जाते हैं, ठीक है। दूसरा काम क्या होगा? पोटेशियम तो कम हो जाएगा क्योंकि सब बाहर निकाल दिया। अत्यधिक कमी के कारण क्या होता है? पेशियों और तंत्रिकाओं में
क्या हो जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि पेशियां तंत्रिकाओं के अकॉर्डिंग काम करती हैं। मैं दिमाग से इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो मेरी तंत्रिकाएं पेशियों के साथ नियंत्रित हैं, लेकिन अगर पोटेशियम की कमी होगी ना तो इनका नियंत्रण फेल हो जाएगा और लकवा मार जाएगा। लकवा मतलब यही होता है ना कि हाथ पैर ठीक से मस्तिष्क के कंट्रोल में नहीं होते, उसके लिए पोटेशियम आयन जरूरी होता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? देखो क्या गड़बड़ कर रहे हैं ये, देख लो, सुनो। कॉन्स और एडिमा रोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एल्डोस्टेरॉन के लेवल के बढ़ने के कारण होते हैं। मतलब एल्डोस्टेरॉन नॉर्मल बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल से ज़्यादा आ जाए, कभी भी कोई एबनॉर्मलिटी हो जाए, कोई ऐसी बीमारी हो जाए कि एल्डोस्टेरॉन का लेवल शरीर में निकल ही जा रहा है, निकलते निकलते क्या होगा, जैसे ही एल्डोस्टेरॉन बढ़ेगा तो अपना काम करेगा ही। काम क्या करेगा, सोडियम दोस्त है उसका, उसको खींचेगा, आओ इकट्ठा करो ब्लड में, और पोटेशियम जो है उसको बाहर निकालेगा। जब सोडियम इकट्ठा होगा, पोटेशियम का बिगड़ हो जाएगा तो मांसपेशियों में अकड़न आ जाएगा। ये कौन सा रोग तक ही मतलब नियंत्रित है, कौन सा रोग तक ही माना जाता है। लेकिन जब ज़्यादा स्रावित हो जाए तो बहुत ज़्यादा सोडियम हो जाएगा ब्लड में, जब ब्लड में सोडियम हो जाएगा तो जगह जगह पे सूजन आ जाएगी, ठीक है ना। दूसरा काम क्या है कि पोटेशियम अत्यधिक कम हो जाएगा। जब पोटेशियम कम हो जाएगा तंत्रिका और मांसपेशियों में संतुलन बिगड़ जाएगा और लकवा हो जाएगा। इस रोग को बोलते हैं एडीमा। अब बताओ बच्चा समझे कि नहीं समझे? ठीक है, याद हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगर कोई भी डाउट होता है ना बेटा, आप फ्रैंकली पूछो। अगर आपको, मेरा यही होता है किसी भी कीमत पे कुछ भी बोल लूँ, कैसे भी करूँ, कितनी बार भी बोलूँ, आपको याद कराऊँ, यही मेरा उद्देश्य है। बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है ना। एज योर विश, आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं याद हो, अगर देखो नहीं याद करोगे आप रटोगे घर बैठकर। इतने टर्म्स हैं, इतनी डिजीजेज हैं, आप कभी याद नहीं कर पाओगे। एक दूसरे से कोरिलेट करो, ठीक है ना। देखो ये दोनों समझ में आ गया। तीसरा कुशिंग डिजीज, कुशिंग, ठीक है ना, कुशिंग डिजीज। इसमें क्या होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की अधिकता के कारण होता है। देखो ये सारे अधिकता के कारण है, एक है जो कमी के कारण है। कुशिंग रोग क्या होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की अधिकता के कारण होगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं, कार्टिसोन और कार्टिसोल, यही दो हार्मोन्स होते हैं। ये जब अधिक निकलेंगे तो क्या होगा, ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा प्रोटीन होगा, ज़्यादा सब चीज़ होगा, हड्डियों और त्वचा के अनियमित वृद्धि हो जाती है। इसी रोग को बोलते हैं क्या, कुशिंग रोग बोलते हैं, ठीक है। विरिलिज्म और गायनेकोमेस्टिया नहीं बताऊंगा, बता चुका हूँ। विरिलिज्म में क्या होता है, विरिलिज्म महिलाओं में होता है, नर हार्मोन्स ज़्यादा स्रावित हो जाए, मतलब लिंग हार्मोन्स ज़्यादा स्रावित हो जाए। गायनेकोमेस्टिया में भी क्या होता है, पुरुषों में होता है। याद रखना, ये अंदर पूछा गया है, पुरुषों में होता है। इसमें महिलाओं के हार्मोन्स ज़्यादा स्रावित हो जाते हैं, तो महिलाओं के लक्षण हो जाते हैं इसमें पुरुषों के लक्षण आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। लास्ट आ जाते हैं एडिशन रोग। एडिशन क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की कमी के कारण होता है, मतलब कॉर्टिसोन और कॉर्टिसोल की कमी होगी। अब बेटा देखो, ये तो ग्लूकोज को बढ़ाते हैं, प्रोटीन को बढ़ाते हैं, ये सब चीज़ करते हैं। जब ये ब्लड में जाएगा नहीं तो वजन में कमी होगी, जब वजन कम होगा तो मांसपेशियाँ कमज़ोर होंगी, जब मांसपेशियाँ कमज़ोर होंगी तो बीपी लो हो जाएगी, ठीक है। जब बीपी लो होगी तो त्वचा भी काली पड़ सकती है, और सॉल्ट, जब बीपी लो हो गई, सॉल्ट का उपापचय घट जाएगा। जब सॉल्ट का उपापचय, सॉल्ट मतलब जो भी सोडियम क्लोराइड है बॉडी के अंदर, उपापचय बिगड़ जाएगा ना, फाइनली इसमें डेथ हो जाती है। फाइनली क्या होगी, चलो बेटा अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई। तो एडिशन में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मतलब कार्टिसोल और कॉर्टिसोन हार्मोन्स की कमी के कारण। कमी बेटा वैसे नहीं है, कमी जब नॉर्मल से भी कम हो, जैसे मान लो मैं बोलूँ 10 मिलीग्राम इसको चाहिए ही चाहिए, तो अगर इससे कम निकले, 5 निकल रहा है, 6 निकल रहा है, लगातार 1-2 दिन नहीं, लगातार कमी निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, तब इससे ये डिजीज़ हो सकती है। अब 10 ml की रिक्वायरमेंट है, हमेशा 15, 16, 20, 25 तक निकल रहा है, तब ये सब रोग हो सकते हैं। तो मतलब ये है उसकी लेवल से बहुत ज़्यादा और लेवल से कम, इसलिए हार्मोन्स बहुत से ट्रेस अमाउंट में बनते हैं, थोड़े अमाउंट में। पहले लेक्चर में बताया था कि जितनी ज़रूरत होती है उतने बनते हैं और उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब चलते हैं आगे, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे एड्रिनल मेडुला। चलो बाबू, अब देखते हैं अधवृक्क मध्यांश। तो इसमें देखो 2 तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। देखो एक चीज़ समझोगे मज़ा आ जाएगा। देखो सुनो, एड्रेनलिन जो हार्मोन्स होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से संचालित होते हैं, ठीक है ना। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा संचालित होते हैं, ऐसे कह सकते हैं। अब सुनो एक एक चीज़ को, ये संकटकालीन परिस्थितियों में करते हैं। अब सिंपल सी बात सुनो, इनका पहला काम क्या है
कि पहला काम है ये ब्लड वेसल्स, जो ब्लड फ्लो हो रहा है, मतलब ये रक्त की नलिकाएं हैं ना, इसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है रक्त की नलिकाओं को पिचका देते हैं, पतला कर देते हैं। तो जब ये पतला करेंगे बेटा तो ब्लड जो है वो तेजी से बहेगा, तो मतलब बीपी बढ़ जाएगा। तो पहला काम है रुधिर वाहिनियों को क्या करना, चिपका देना, ठीक है ना, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना। तो जिससे बीपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब बीपी बढ़ेगी, ब्लड तेजी से आएगा, तो हार्ट देखेगा क्या, अरे ब्लड तेजी से आ रहा है, तो उसको भी क्या होगा, पंप तेजी से करेगा। जब हार्ट तब पंप तेजी से करेगा तो हृदय धड़कन बढ़ जाएगी। समझ पाए, हृदय धड़कन बढ़ गई तो ब्लड तेजी से जाने लगा, तो श्वसन दर क्या होगा, श्वास ऑक्सीजन जाता है ना ब्लड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो श्वसन दर भी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि जब ब्लड तेजी से जा रहा है तो ज़्यादा ऑक्सीजन भी अंदर जाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी निकालना है, तो श्वसन दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब इतनी चीज़ों को देखने के बाद शरीर की आंखें सोचेंगे, अरे ये तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, श्वास दर बढ़ गई, ब्लड वेसल्स पिचका गए, हृदय धड़कन बढ़ गई, तो उनकी आंखें क्या हो जाएंगी, चौड़ी बड़ी हो जाएंगी और पुतलियां फैल जाएंगी डर के मारे, या अरे अरे ऐसे कैसे हो गया भाई, है। फिर उसके बाद क्या होगा, जब इतनी चीजें होंगी तो शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सिंपल सी बात समझो, ब्लड वेसल्स को पतला किया, जब ब्लड वेसल्स को पतला किया, पाइप को उसके मुंह को पतला किया, तो पानी ब्लड तेजी से भागेगा। पाइप की होती है ना, पाइप के मुंह को दबा देते हैं तो ब्लड पानी बहुत दूर तक फेंकता है, सेम वही कंडीशन है। ब्लड वेसल्स को पतला किया, ब्लड तेजी से गया तो बीपी बढ़ गया। जब बीपी बढ़ा तो हृदय देखा, अरे बीपी बहुत तेजी से ब्लड आ रहा है, तो भी क्या किया, तेजी से पंप करने लगा, तेजी से पंप करने लगा, हृदय धड़कन बढ़ गई। हृदय धड़कन बढ़ गई तो बोला अब रिस्पायरेशन का काम है, श्वसन का काम है कि अब ऑक्सीजन को तेजी से लो और क्या करो, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालें। तो क्या करा, तेजी से सांस लेने लगा, श्वास दर बढ़ गई। इन सबको देख के आंखें चौड़ी हो गई, ठीक है ना, आंखें क्या हो गई, बड़ी हो गई, ठीक है ना, आंखें चौड़ी और पुतलियां फैल गई, ठीक है ना। उसके बाद शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए, ठीक है। इतना होने के बाद क्या हुआ, पाचन तंत्र जो चल रहा था ना, पाचन की क्रिया धीमी पड़ गई, क्योंकि सारा ब्लड फ्लो होने लगा ना, तो पाचन की क्रिया क्या हो गई, धीमी पड़ गई। मांसपेशियों को ऊर्जा मिलने लगी, क्योंकि ऑक्सीजन तेजी से जाने लगी, ज़्यादा ग्लूकोज को तोड़ेगी, मांसपेशियों को ऊर्जा नहीं मिलने लगी, ठीक है ना। अभी बताऊंगा किस काम में आ रहा है ये, सही है। फिर रक्त के थक्का बनने का समय कम हो जाता है, मतलब रक्त के थक्का मतलब चोट लगी है तो तेजी से थक्का बनेगा, मतलब ऐसा नहीं 5 मिनट में टाइम लेता तो 3 मिनट में काम करेगा। किसके हार्मोन्स की वजह से, एड्रेनलिन के। और लास्ट है संकटकालीन परिस्थितियों में। अब सुनो बेटा, मान लो हम जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी भयानक स्थिति आ गई, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, ठीक है ना, या कुछ ऐसी चीज़ पीछे पड़ गई, ठीक है ना, पहले पीछे पड़ने वाली ये बात करते हैं, तो हमें क्या करना है, तुरंत भागना है ना। संकटकालीन परिस्थिति, कुत्ता पीछे पड़ गया, भागना है, तो उस समय क्या होगा, सबसे पहले ब्लड वेसल्स पिचकेगी, ब्लड प्रेशर तेज होगा, हार्ट बीट बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर बहुत तेज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर तेज होगा तो श्वास दर भागने लगेगी, सांस दर तेजी से होगी तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे और ये सब चीज़ें होंगी, और मांसपेशियों को ऊर्जा मिलेगी और तुम क्या करोगे, भागोगे, ठीक है ना। दूसरा काम क्या है, दूसरा एक्सीडेंट हो, भागते भागते गिर गए, चोट लग गई, तो उस चोट से भी तो शरीर को बचाना है, खून ना बह जाए बाहर, तो रक्त का थक्का बनने की क्रिया भी क्या हो गई, कम हो गई। मतलब रक्त को थक्का 5 मिनट बनता था नॉर्मल, तब 3 मिनट में बनेगा। ओके, संकटकालीन परिस्थितियों में ये हार्मोन्स बॉडी को कंट्रोल करता है। संकटकालीन परिस्थितियों में एड्रेनलिन निकलता है, पूछा गया है कई बार नीट में, संकटकालीन परिस्थितियों में कौन सा हार्मोन्स निकलता है, तो एड्रेनलिन निकलता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा संचालित होता है। मानसिक तनाव और अत्यधिक गुस्से में एड्रेनलिन निकलता है। जैसे हम गुस्से में आ गए, बच्चा गुस्से में आ गए तो क्या करेंगे, मांसपेशियां एनर्जाइट, हम किसी को सुनते हैं क्या, 4 लोग पकड़ते रहते हैं लेकिन हम फिर भी आगे निकलते रहते हैं, ये काम हो गया, ठीक है ना। डर रहे हैं, डर में भी या तो हम चुपचाप बैठे रहे तो भागे, डर में भी तो भागना पड़ता है। देखो हमारे पास इतनी ऊर्जा आती है कि हम भागते रहते हैं, कुत्ता पीछे पड़ जाए देखो तुम भाग जाओगे अपने आप। ओके, तो ये चीज़ें हैं यहाँ तक, ये हो गए एड्रेनलिन के बारे में। नॉर एड्रेनलिन इससे बिल्कुल उल्टा है, ठीक है ना। तो अब नॉर एड्रेनलिन क्या करता है, अगर ये इसको वाहिनियों को पतला कर रहा है तो नॉर एड्रेनलिन क्या करेगा, नॉर्मल स्थिति में लाएगा, चौड़ा कर देगा। ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है वो घटाएगा, ये हृदय धड़कन को बढ़ा रहा है वो घटाएगा। तो इसका उल्टा काम कौन करेगा, नॉर एड्रेनलिन करेगा। अब इतनी चीज़ें समझो, सुनो, अब ये तो समझ गए इसके कार्य क्या है दोनों के, ठीक है, इसका अपोजिट हो जाएगा। अब ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नीट में कई बार पूछे गए हैं। भय के समय, भय मतलब फियर, डर के समय में नॉर एड्रेनलिन, संघर्ष के समय में मतलब लड़ना है तब भी क्या करेंगे, डर गए नॉर एड्रेनलिन। संघर्ष, अब डर गए या तो लड़ोगे या तो भागोगे, 2 ही काम करोगे। लड़ रहे हो फाइट, तब भी नॉर एड्रेनलिन। अगर पलायन मतलब अब अगर फाइट नहीं कर रहे हो, भाग रहे हो, तब भी नॉर एड्रेनलिन। तो मतलब अधवृक्क मध्यांश को 3F ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये डर में, संघर्ष में, फ्लाइट में काम करती है। समझ गए बात को। दूसरा क्लियर हुए, 3F मतलब फियर, फाइट एंड फ्लाइट।
फ्लाइट मतलब भागना, फियर मतलब डर जाना, और फाइट मतलब लड़ना। तो डरे तो लड़ोगे या तो भागोगे, लड़ोगे तब भी यही काम करेगी, भागोगे तब भी यही काम करेगी, डरोगे तब भी यही काम करेगी। तो 3F ग्रंथि किसे कहते हैं? अधवृक मध्यांश को कहते हैं। अब सुनो, स्ट्रेस प्रतिक्रिया मैंने बताया था ना, स्ट्रेस होता है शुगर मेटाबॉलिज्म में, मैंने बताया कार्टिसोल और कार्टिसोन। सॉल्ट के लिए एल्डोस्टेरॉन बताया था, और सेक्स के लिए भी अधवृक बताया था। तो ये स्ट्रेस बताया ना, एड्रेनलिन, शुगर के लिए कार्टिसोल और कार्टिसोन, सॉल्ट के लिए एल्डोस्टेरॉन, सेक्स के लिए मैंने बताया दिया एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। तो ये चारों में चीजों में भाग ले रही ना, तो मतलब 1S 2S 3S 4S। तो अधवृक ग्रंथि को 4S ग्रंथि भी कहते हैं। स्ट्रेस, शर्करा, लवण, लिंग और प्रतिक्रिया, ठीक है ना। स्ट्रेस, सेक्स, शुगर और सॉल्ट, तो इन चेहरों पर भाग लेगी, इसलिए अधवृक ग्रंथि को, दोनों को मिला के अधवृक ग्रंथि को 4S ग्रंथि कहते हैं। तो यहां से मोटा माटी 2 पॉइंट की 3F ग्रंथि किसे कहते हैं? अधवृक मध्यांश को कहते हैं, क्योंकि फियर, फाइट, फ्लाइट में काम लेती है। स्ट्रेस, शुगर, सॉल्ट और सेक्स, इन चारों को 4S ग्रंथि किसे कहते हैं? अधवृक ग्रंथि को कहते हैं। इस तरीके से ये चैप्टर हुआ फिनिश। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछेगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपके कमेंट का अवश्य रिप्लाई करूंगा, या अगले वीडियो में उसको हम दूर करेंगे। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में आगे चलेंगे, अगला इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, बाकी नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आपका सपोर्ट, आपकी एनर्जी, आप थोड़ी एनर्जी दिखाएंगे लाइक करके और सब्सक्राइब करके, तो मैं यहाँ से डबल एनर्जी आपके लिए करूँगा। नए नए चीज़ें लाता रहूँगा, एनिमेशंस लाता रहूँगा, ताकि आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। हमारा उद्देश्य यही है आपको पढ़ाना, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।